जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट देकर उपस्थित हुए हैं। हाँ, ये हो रहा है कि यूपीपी की अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप सभी प्रैक्टिस सेट करते रहिए ताकि आपको जो भी नया मिले वो लिखते रहें और जब भी वैकेंसी आए, पेपर हो, तो आप अधिक से अधिक अंक पा सकें। और जो लोग जुड़ रहे हैं या साथ दे रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपना सहयोग अधिक से अधिक बनाए रखें, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस दुकान पर ताज़ा फल मिलते हैं। इस दुकान पर ताज़ा फल मिलते हैं रेखांकित शब्द में विशेषण का भेद है। तो ताज़ा यहाँ पर रेखांकित किया गया है। ताज़ा को और हमें बताना है कि ताज़ा को रेखांकित किया गया है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है। तो ना तो सार्वनामिक विशेषण है और ना ही संख्यावाचक है और ना ही परिमाणवाचक है। ताज़ा यानी फल के बारे में विशेषता बतानी है तो ये है गुणवाचक विशेषण है। क्या है? यह गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है सुजान विनोद के, क्या दिया गया है? सुजान विनोद के रचनाकार हमें बताना है। क्या बताना है? सुजान विनोद के रचनाकार घनानंद नहीं है, देव, पद्माकर, मोतीराम। सुजान विनोद के रचनाकार या लेखक कौन है? देव जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो जागेगा वह पाएगा। इसमें हमें विशेषण बताना है, सर्वनाम बताना है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक में क्या होता है? आप, खुद, स्वयं। आप नहीं होता, यानी खुद के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएं, आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछने जैसा शब्द प्रयोग किया जाता है। जो और वह यहाँ पर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं कि जो जागेगा वह पाएगा। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी नहीं है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वह 3 इसके भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हमारा अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले क्या ब्रजभाषा में लिखा गया था, बाद में खड़ी बोली में उसे परिवर्तित कर दिया गया, रूपांतरित कर दिया गया। तो वह रचना कौन सी है? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। तो वह रचना कौन सी है? प्रेम पथिक है। कौन सी रचना है? प्रेम पथिक रचना है। अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार इसके कौन हैं? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। तो इसके रचनाकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है राजा निर्बंसिया कहानी के
लेखक हैं? राजा निर्बंसिया के हमें कहानीकार लेखक बताना है। पानू खोलिया, कमलेश्वर या हरिशंकर परसाई और रविंद्र कालिया। राजा निर्बंसिया के लेखक कमलेश्वर जी हैं। कौन हैं? कमलेश्वर जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पति के नोट्स। क्या दिया गया है कि एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन हैं? गिरिराज किशोर, राजी सेठ, गोविंद मिश्र। महेंद्र भल्ला। कौन है? महेंद्र भल्ला जी हैं। आपको जो भी रचनाएं नहीं मिलें वह आप नोट करके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो आंसर होगा, जो तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह होता है ओज गुण। कौन सा होता है? ओज गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, रस से है। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत। खिंचत जी भई प्यार अतहीं, आनंद उर धारत। गीध जांघ को खोद खोद के मांस उपारता। स्वान अंगुरिन काटी काटी कै खात विदारत। पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर जो प्यार लिखा है, ये प्यार ना होके इस जगह पर आप सियार लिख लीजिए। क्या हो जाएगा इस जगह पे? सियार या सियार। आप सभी ध्यान देना, सियार होगा। क्या होगा? सियार होगा, क्योंकि सिर पर बैठो काग यानी कौवा सिर पर बैठकर उसकी आँख को निकाल कर खोद कर खा रहा है। और खींचत जीभ है सियार, और जो सियार है वह उसकी जीभ को खींच कर आनंद से उर्धारत यानी उर मीन्स क्या होता है? हृदय होता है, उसके हृदय पर रख कर खा रहा है। गीध जांघ खोद, जो गीध है वह उसकी जांघों को खोद कर खा रहा है। स्वान यानी कुत्ता जो है उसकी अंगुलियों को काट काट के खा रहा है। इसमें हमें रस बताना है। तो अद्भुत रस होगा, वीभत्स रस होगा, भक्ति रस होगा, वीर रस होगा। तो वीभत्स रस होगा। कौन सा रस होगा? वीभत्स रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरवन चलत रेणुतन मंडित। मुख दधि लेप किए। उपरयुक्त पंक्ति में रस बताना है। तो यहाँ पर सोहत ओढ़े यानी अगर देखें तो इस पूरी पंक्ति को पढ़ने के बाद श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। वह घुटरुवन चलते यानी जिसे गांव में बिकैयाँ चलते या पैर और हाथों के बल चला जाता है उसे, और मुख में दही लपेटे हुए हैं। तो ये छोटे बच्चे के लिए माता पिता का प्यार होता है, स्नेह होता है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस नहीं होगा, रौद्र रस भी नहीं होगा,
और शांत रस भी नहीं होगा। तो क्या होगा? वात्सल्य रस होगा। क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो हमें 12 और 7 की मात्राएं देखनी हैं। जो सोरठा होता है वह 11 और 13 की मात्राएं होती हैं। दोहा जो होता है वह 13 और 11 की मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। बचा क्या? बरवय। बरवय में 12 और 7 की मात्राएं होती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरवय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय अब हार विजय क्या? दूसरी पंक्ति में अलंकार हमें बताना है। पहली पंक्ति में अलंकार हमें नहीं बताना है। तो पहली पंक्ति में तावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में भी अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहाँ प्रत्यानुप्रास अलंकार होगा। यहाँ बोला गया है, भर लाऊं सीपी में सागर, यानी जिसे हम गांव में अंजुरी बोलते हैं हाथों से, उसमें पूरा सागर भर लाने की बात कही गई है, कहा गया है। अब हार विजय क्या? इसमें हार और विजय नहीं देखा जाएगा। यानी यहाँ पर विरोध दर्शा रहा है कि उतने बड़े सागर को वह हाथ में भर, अंजलि में भर कर लाने को कह रहा है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वह विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग सोच सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की ओर, लेकिन अतिशयोक्त अलंकार भी नहीं होगा। विभावना अलंकार का लक्षण है। विभावना अलंकार का लक्षण हमें बताना है। एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कार्य के कार्य सिद्धि। हाँ, ये है बिना कार्य के कार्य सिद्धि। जैसे विभावना अलंकार में आपने एक उदाहरण सुना होगा, याद होगा, आप सभी जानते हैं, बिनु कान बिनय सुन नाना, यानी कान के बिना अनेक प्रकार के बातों को वह सुनता है, और बिन हाथ के अनेक प्रकार से कार्य करता है। बिन हाथ बिन कर बिनय, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष की आदि भाषा है, यानी सबसे पहली भाषा हमारी क्या है? लौकिक, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। तो जो शुरुआत हुई है वह वैदिक संस्कृत से हुई है। किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण है? तो महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है, और तीनों सा और हा वर्ण आता है। घोष के अंतर्गत हमारा पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आएगा, और या, रा, ला,
वा वर्ण आएगा। सॉरी, यहाँ पर महाप्राण में हा वर्ण नहीं आएगा। और इसी में हा आ जाता है। तो इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वह हमें देखना है। तो दोनों में देखें, महाप्राण, तो यहाँ हा भी रहेगा। तो अगर हम दोनों में देखें तो हा वर्ण दोनों में मिल रहा है और घोष के अंतर्गत ही यहाँ लिखते हैं सभी स्वर भी आ जाएगा। तो दोनों में हा वर्ण मिल रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा हा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी प्रेरणा क्रिया नहीं है। हमें बताना है कौन सी प्रेरणा क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है। लिटाना से अगर हम देखें तो लिटवाना भी बन जाएगा, हो जाएगा। सीखना यह हमारी क्रिया है। बुलाना या बुलवाना भी हो जाएगा। जगाना या जगवाना भी हो जाएगा। सीखना में खुद शामिल रहता है। सिखवाना हो सकता है, बट जो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है के अंतर्गत आएगी वह सीखना ही होगा, क्योंकि सीखना क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रथम क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। सब पेड़ में किस प्रकार का विशेषण पूछा गया है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक या निश्चित संख्यावाचक। सब दिया गया है तो पेड़ है, पेड़ों की संख्या को हम गिन सकते हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक होगा। क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक होगा, क्योंकि सब है तो इसलिए अनिश्चित है। अगर संख्या दे दिया होता 2 3 4 10 तो निश्चित हो जाता। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। क्या बताना है? कौन सा सही नहीं है। विषैला, पिता, पैतृक, साहित्य, साहित्यिक। प्रांत का प्रांतिक नहीं होगा, क्या होगा? प्रांतीय होगा। तो जो सही नहीं है वह ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में शब्दों में शुद्ध शब्द हमें बताना है। शुद्ध शब्द क्या है? जीजी विषा, जी विषा, जीज विषा या जिजी विषा। तो हमारा राइट आंसर है जिजी विषा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीने की इच्छा रखने वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि है। हमें बताना है स्वर संधि है। नमस्कार में देखें तो क्या होगा? नमः धन कार, यानी यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी।
जकत धन, जकत धन ईस होगा। यहाँ पर व्यंजन संधि है। आशीर्वाद में आशीधन वाद होगा। यहाँ पर भी विसर्ग हो जाएगा। यहाँ व्यंजन होगा, यहाँ विसर्ग होगा। भानु उदय में क्या होगा? भानु धन उदय हो जाएगा। यहाँ से उ और यहाँ से उ तो बड़ा उ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो भानु उदय में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? प्रत्यक्ष और नद्युर्मी में हमें बताना है कि कौन सी संधि है। तो आप सभी जानते हैं कि ट्रिक है जो बताया था मैंने कई बार कि किसी भी संधि में अगर दूसरा पहला वर्ण अधूरा हो और उसके बाद ठीक अंतस्थ व्यंजन या अलावा में आ जाए कोई, तो वहाँ पर यण संधि होती है। कौन सी? यण संधि होती है। प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा प्रति धन अच्छ। यहाँ से ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई और आ मिलके या हो गया है। नदी उर्मी में देख लेते हैं। इसका छेद संधि विच्छेद नदी धन ऊर्मी हो जाएगा, तो नद्युर्मी बन जाएगा। इसमें भी ई और ई ऊ मिलके या हो जाएगा, तो इसमें यण संधि है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगा जितना अधिक से अधिक आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूँ, अच्छा कंटेंट दे सकूँ। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक प्यार सहयोग बनाए रखें। अधिक से अधिक क्लास को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।